जिसके पास धैर्य है वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने अपने पिछले बीते हुए चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से जो आरंभिक मानव था वो नर्मदा नदी के किनारों पर रहता था और किस किस तरीके से उसने अपना विकास किया, और किस तरीके से जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता मिली की थी, तो किस तरीके से मतलब जो सभ्यता के लोग थे तो किस तरीके से वो अपने आप को विकसित कर चुके थे। ऑल राइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो व्हाट बुक एंड ब्रिल्स टेल अस। तो ब्रिल्स को हम कहते हैं खबरें। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद यानी कि 3500 साल पुराना, यानी कि जिसकी रचना जो है वो 3500 साल पुरानी है, परंतु इसे लगभग 1500 BC से 600 BC के बीच इसकी रचना को माना जाता है। ऑल राइट, तो इसमें हजारों से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो हम आपको बताते हैं जो ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल यानी कि डिविजन्स, उसे 10 भागों में बांटा गया है। ऑल राइट, 1028 सूक्त यानी कि सूक्त को कहते हैं हम, अच्छी तरीके से बोला गया, और 10,462 रचनाएं। ऑल राइट, तो इसमें 10,462 रचनाएं हैं। इसे सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। तो इसमें जो मतलब इनके प्रमुख देवता थे उस समय के ऋग्वेदिक कालीन के, तो ऋग्वेदिक कालीन में सबसे प्राचीनतम जो देवता थे जिनकी सबसे ज़्यादा मान्यता थी तो वो इंद्र और अग्नि देवता और सोम। तो इंद्र के लिए 250 जो सूक्त थे वो इंद्र देवता को समर्पित थे, और 200 के लगभग सूक्त जो थे वो अग्नि देवता को समर्पित थे। और सोम यानी कि एक प्रकार का पौधा था जिसका वो यानी कि उसे पान किया करते थे, यानी कि जो देवता थे उसका वो पान किया करते थे। ऑल राइट, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या लिखा है। अच्छी तरह से बोला गया, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। ऑल राइट, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि 3 देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि देवता जो थे वो इंद्र युद्ध के देवता थे, और सोम एक पौधा था जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। ऑल राइट, तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ऑल राइट, तो जो ऋषि थे तो इनकी आप ये देखिए, इसमें जो रचना थी वो ऋषियों ने की थी, परंतु ऋषियों के द्वारा ये लिखित नहीं थे। तो ऋषि जो थे जब इनकी रचना किया करते थे तो जो उनके शिष्य हुआ करते थे तो अपने शिष्यों को वो कंठस्थ यानी कि उन्हें याद करा दिया करते थे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे चलते चलते वो इसे लिखित रूप से जो ये लिखा जाता था तो किस पर लिखा जाता था, बर्च, BIRCH, बर्च। यानी मैंने आपको पहले अपने चैप्टर में भी बताया था कि भुर्ज नामक पेड़ पर जो थी वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तो वो बर्च की छाल पर जो कि हिमालय में मिलती है। ऑल राइट, तो बर्च की छाल पर ये जो थे वो रचनाएं लिखा करते थे जो ऋषियों के शिष्य हुआ करते थे। ऑल राइट, तो आचार्य विद्या को इन अक्षरों व शब्दों वाक्यों को बांटकर सवसर, पाठ व कंठस्य कराते थे। ऑल राइट, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो ऋग्वेद की भाषा प्राकृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तो यानी कि जो हमारे वेद लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जो हम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं वो उससे थोड़ी भिन्न थी। ऑल राइट, तो चलिए अब पहले हम वेदों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त और 10,462 उसमें रचनाएं होती है। ऑल राइट, और जिन्हें होर्थ कहा जाता है, रचनाओं को हम होर्थ कहते हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं सोम। तो सोम जो जो सामवेद था उसे गाए जाने वाली रचना कहा गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो सोमवेद में ये बात भी समझ में आती है कि इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में सबसे ज़्यादा हमें गद और पद देखने को मिलते हैं। आई होप कि आप जानते ही होंगे गद और पद किसे कहते हैं। ऑल राइट, अथर्ववेद सबसे बाद यानी कि नवीनतम गद यानी कि ग्रंथ है। ऑल राइट, तो अर्थात अर्थववेद ये लिखा गया था अर्थव ऋषि के द्वारा। तो इसमें जादू, टोना, विवाह, औषधि के बारे में हमें रचनाएं देखने को मिलती है। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है।
भारत की कई भाषा असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, ऑलराइट, इतालवी व स्पेनिश आदि जो इसी परिवार से जुड़ी है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इन्हें कई शब्द जैसे उदाहरण के लिए मार्त यानी कि संस्कृत में मात्र को माता, हिंदी में जो शब्द है हमारा माता, और अंग्रेजी में हम मदर कहते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरीके से पितृ यानी कि पितृ को हम संस्कृत में पिता, हिंदी में हमें पिता कहते हैं, और फादर। ऑलराइट, तो इसी तरीके से ब्रदर यानी कि भारत संस्कृत का शब्द है, भाई हिंदी का शब्द है, और ब्रदर जो है हमारा वो अंग्रेजी का शब्द है। ऑलराइट, तो क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ऑलराइट, उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में दूसरी भाषाई परिवार को भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में यानी कि जो पूर्व और उत्तर यानी कि पूर्व उत्तर ये हमारा जो क्षेत्र है, इन प्रदेशों में जो तिब्बत वर्मा भाषाएं बोली जाती है, वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम द्रविड़ भाषाएं यानी कि इन जो भाषाओं का परिवार होता है वो उसे हम द्रविड़ भाषाएं परिवार कहते हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियोटिक परिवार से जुड़ी है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था यानी कि उसे याद किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऑलराइट, तो यानी कि इससे हमें ये भी बात समझ में आती है कि जो ऋग्वेद था उस समय के जो लोग थे वो उसे इतना मानते थे कि उसे केवल पढ़ा ही नहीं जाता था परंतु उसे याद किया जाता था। ऑलराइट, रचना के कई सदियों बाद इसकी पहली बार लिखा गया था, यानी कि उसकी रचना मैंने आपको अभी बताई है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना की गई। ऑलराइट, और इसके बाद यानी कि इसके कई हजारों साल बाद इसे लिखा गया यानी कि लिखित रूप में इसे छापा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ऑलराइट, तो यानी कि 200 साल पहले ही वेदों को जो है वो छापा गया। ऑलराइट, तो इसमें देखते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो हिस्टोरियन जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं यानी कि इसके ऊपर स्टडी कैसे करते हैं। तो इतिहासकार पुरातत्ववाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करती है। तो अतीत मैंने बताया ही था आपको कि बीते हुए कल को हम अतीत कहते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो ऋग्वेद की अध्ययन व सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी देवताओं के रूप में पूज्य दो नदी व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक से अंश है। तो इसमें हमें पता चलता है, अब देखिए ये हमारे सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हमसे कोई एग्जाम से में पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, कितने मंडल है और कितनी रचनाएं हैं, यह किसके द्वारा लिखा गया है और कितने ईसा पूर्व पहले लिखा गया है, तो ये इसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं जो मेनली मतलब छोटे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस एग्जामिनेशंस में, एसएससी के एग्जामिनेशंस में कभी कभार इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इस पर मतलब जब आप अपने नोट्स क्रिएट करोगे तो आप ये नोट्स में जरूर लिखोगे। तो इसमें जो ऋषि है यानी कि इसके ऋग्वेद के ऋषि यानी कि इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की। ऑलराइट, तो आपको मैं इसके बारे में जानकारी भी दे देता हूँ कि ये किसके द्वारा लिखित वेद है, यानी कि जो हमारा ये ऋग्वेद है तो किसके द्वारा लिखित हुआ, तो वो वेद व्यास जिनका नाम था कृष्ण कोपायन। ऑलराइट, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि वेद व्यास के द्वारा जो है ये लिखित है और उनका जो नाम था वो कृष्ण कोपायन था। ऑलराइट, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें दोनों नदियों को मानचित्र एक यानी कि पृष्ठ पर 2 खोजो, तो यानी कि व्यास और सतलुज नदी हमें खोजनी है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा मानचित्र है, इसमें हम अपनी व्यास और सतलुज नदी देखते हैं। तो ये देखिए ये व्यास नदी है और ये सतलुज नदी है। तो इसे सप्त सैंधव के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, सप्त सैंधव क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी की जो सहायक नदी है तो उनके किनारों पर ये रचनाएं जो थी वो लिखी गई थी, यानी कि जो रचनाएं थी वो की गई थी, तो इसलिए इसे सप्त सैंधव, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सप्त सैंधव।
किससे सुमेलित है। ऑलराइट, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। अब ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर ये मैन्युस्क्रिप्ट देख ही पा रहे होंगे। मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात पांडुलिपि, यानी कि पांडुलिपि के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल थी उस पर लिखी जाती थी। ऑलराइट, तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ऑलराइट, तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया था। पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो यानी कि पुस्तकालय में, यानी कि उस म्यूजियम में वो सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है? महाराष्ट्र में। तो इसके ऊपर भी ये छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी 150 साल पहली वो पांडुलिपि थी जिससे ऋग्वेद को छापा गया था, तो वो कहाँ पर सुव्यवस्थित है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसमें हम महाराष्ट्र पर सही टिक कर देंगे। ऑलराइट, तो अब देखिए, ये 150 साल पहले ही मतलब जो था इसे छापा गया था। ऑलराइट, तो आप देखिए अब विश्वामित्र और नदियाँ। तो विश्वामित्र किस तरीके से नदियों के लिए जो है प्रार्थनाएं करते हैं। तो विश्वामित्र, हे नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, तो तुम फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई सुक्ति से स्फूर्त तुम रथों की मति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो विश्वामित्र है वो नदियों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब देखते हैं नदियों ने फिर किस तरीके से, मतलब इसमें संवाद दिया गया है। तो जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चली हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। ऑलराइट, तो इसमें सबसे ये भी चीज़ पता चलती है कि उस समय घोड़ों और गायों को सबसे ज़्यादा जो है वो पूजनीय माना जाता था। तो उस समय के, यानी कि जो उस दौर में था, तो उस दौर में जिसके पास सबसे अधिक घोड़े और गायें हुआ करती थी, तो उसे उस समय में सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। ऑलराइट, और इससे हमें पता चलता है कि उस समय नदियों का भी बड़ा सम्मान किया जाता था। तो देखिए, आप ये देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो नदियों के संवाद करते नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके में ऋग्वेद नहीं है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके बारे में कि 5 ऐसी कौन कौन सी नदी है जिसमें ऋग्वेद नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मवेशी, घोड़े और रथ। तो मवेशी हम गायों को कहते हैं, यानी कि जो चार पैरों वाले जो पशु होते हैं जो इकट्ठा यानी कि झुंड में रहते हैं, उसे हम मवेशी कहते हैं। घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियाँ यानी कि बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं थी। ऑलराइट, तो घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो इसमें हमें पता चलता है कि उस समय, यानी कि इतने प्राचीन समय, यानी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले जो है वो रथ का इस्तेमाल भी किया जाता था। ऑलराइट, तो आप देख ही सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो कितना एडवांस थे। ऑलराइट, अब देखते हैं, इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर ले जाए जाते थे। यानी कि उस समय मैंने आपको बताया है कि उस समय जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिक गायें होती थी तो उसे सबसे ज़्यादा धनवान माना जाता था। ऑलराइट, तो इसमें पूरे में यही लिखा हुआ है। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है पुरोहित यानी कि पूजा पाठ करने वाले लोगों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ऑलराइट, तो उस समय जो है लोग यज्ञ भी किया करते थे। तो ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुतित कर दिया जाता था। तो यानी कि संभवतः यह भी बात है कि उस दौर में जो है वो जानवरों की जो है बलि दी जाती हो। ऑलराइट, तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध में शांति के लिए सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ऑलराइट, तो इनकी जो है यानी कि उस समय में जो लोग थे वो अपना सरदार का जो है वो चुनाव किया करते थे। ऑलराइट, और जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था केवल उन्हें ही वो चुना करते थे। ऑलराइट, अब हम बताते हैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो ये एडवांस में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इन 2 शब्दों का ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो है वो उपयोग किया गया है। अब देखिए कि कौन से वो 2 शब्द हैं। सबसे पहला है विष
और दूसरा है जन। ऑलराइट, तो जन और विष किसे कहते हैं? तो ऑलराइट, अब इसमें देखते हैं जो ये हमारा विष है, तो इसमें जो हमारे जो सबसे छोटे यानी कि ग्रामीण होते हुआ करते थे, सपोज कीजिए कि ये गांव में एक कुनबा है, जिसे मतलब पूरी तरीके से एक कुनबा है और वो समूह में रहता है, तो उसे हम विष कहा करते थे। जब विष मतलब जो उसका विष का सरदार हुआ करता था तो उसे हम विषपति कहा करते थे। और जब कई सारे जो इस तरीके के समूह मिल जाया करते थे तो उन्हें हम जन कहा करते थे। ऑलराइट, और जो जन से ऊपर होता था वो शासक हुआ करता था, या उसे हम सभापति भी कहा करते थे। ऑलराइट, तो ये सबसे ज़्यादा दो शब्द है विष और जन, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो विष और जन का हमें मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्द देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्णन आधार पर किया जाता था। पुरोहित यानी कि पूजा पाठ करने वाले लोग, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, तो यानी कि जो सबसे ऋग्वेद में सबसे महान जो लोगों को माना गया है, या तो राजा को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, या पुरोहित यानी कि जो ब्राह्मण यानी कि पूजा पाठ करने वाले लोग थे उस समय, उन लोगों को सबसे ऊपर का वर्ग का दर्जा दिया गया है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम शायद बाद में पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये न तो बड़ी राजधानी और महिलाओं में रहते थे, न ही उनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाया करता था। तो देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय के जो लोग थे वो जो अपने शासक का चुनाव थे वो खुद किया करते थे। तो इसमें आपको देखिए बताया गया है, इसमें इम्पोर्टेंट है, उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष। तो इसमें विष और जन मैंने आपको ऊपर बताया ही है। ऑलराइट, तो इस विषय पर तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में जो सबसे प्रचलित दो शब्द थे वो विष और जन थे। हमें पुरु जन या विष यानी कि भरत जन या विष, यजुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो भरत जन, इसमें सबसे ज़्यादा जो भरत जन के लोग थे यानी कि उस समुदाय के लोग थे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ऑलराइट, और जो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो उस समय के जो लोग यानी कि जो इनकी रचनाएं करते थे तो उसे आर्य कहा जाता था। तो मैंने आपको जब सबसे पहले चैप्टर में बताया था कि हमारे जो भारत का नाम है वो आर्यवर्त यानी कि आर्यवर्त इसी बेस पर जो है वो रखा जाता था, यानी कि सबसे पहले जो लोग थे वो आर्य थे। ऑलराइट, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी कि स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हुआ करता था, यानी कि गुलाम जिसे हम दास कहते हैं। तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट्स के उत्तर पश्चिम मैंने आपको बताया था कि ये हमारा उत्तर और पश्चिम यानी कि इस क्षेत्र के जो लोग थे। ऑलराइट, तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी। जैसे कि आपको पता है कि सिंधु जो नदी थी और उसकी सहायक नदी थी, तो उस नदियों के किनारे ही इसकी जो थी वो रचनाएं हो रही थी। ऑलराइट, तो उसी समय दूसरी जगहों में एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, तो खामोश प्रहरी यानी कि कहानी महापाषाणों की। तो महापाषाण यानी कि महा माने बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर यानी कि बड़े बड़े पत्थरों की कहानी। तो इसमें देखते हैं तो ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा अर्थात बड़ा और पाषाण अर्थात पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले शुरू हो गई थी। यह प्रथा दक्कन यानी कि दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में आपको देखेंगे। तो महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे।
ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं मानचित्र 2। तो महापाषाण जो पूरा स्थल थे, तो हमने आपको पहले अपने चैप्टर में बताया था कि ये महापाषाण कौन कौन से वो होते थे, यानी कि मेगालोथिक्स एज। तो यानी कि आपको बताया था कि इसका जो समय काल था वो 12,000 से 10,000 साल तक के जो समय के अवधि थी, उसके बीच को हम मेगालिथिक्स एज कहते थे। ऑलराइट, महापाषाण। तो अब देखिए, तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए हुए पत्थर मिलते हैं। ऑलराइट, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है और ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। तो ये देखिए, आप ये कब्र देख ही पा रहे होंगे। तो ऊपर इस तरह के महापाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई ये ताबूत समाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता था। तो यानी कि इस जो ये ताबूत ये कब्र है, इसे हम शिष्ट कहते हैं। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, आप ये देख ही पा रहे हैं कि पोर्ट होल है। तो यानी कि ये पोर्ट होल इसलिए किया जाता था कि ये जो बाद के लोग हैं उसे ये बाद में भी इस्तेमाल कर सके। ऑलराइट, तो ये एक कमरे की तरह का था। तो इसमें ये होता होगा कि जिस तरीके से एक राजा हुआ करता था, तो राजा की जब कब्र बनाई जाती थी तो लगभग 2 साल बाद उसकी पत्नी की जैसे कि मृत्यु मान लीजिए कि उसकी हो जाती थी, तो उसी कब्र में उसे दफना दिया जाता था। और लगभग 3-4 साल बाद या 10 साल बाद उसके जब संतानों की मृत्यु हो जाया करती थी तो उन्हें भी उसी कब्रों में दफनाया जाता था। तो यानी कि एक साथ एक ही कब्रों में 5-6 व्यक्तियों को दफनाया जाता था, यानी कि अलग अलग समय अवधि पर। तो इसीलिए इस पोर्ट होल का जो है वो निर्माण किया गया होगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं महापाषाण के निर्माण में लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उसमें क्रमबद्ध करो। ऑलराइट, तो ये बाद में देखेंगे। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। तो सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी। ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि जो काले और मिट्टी के बर्तन थे उन्हें क्या कहते हैं, तो ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। ऑलराइट, तो इनके नाम से भी उन्हें जाना जाता था। इसके साथ साथ उन्हें मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थरों के सोने और गहने भी मिलते थे। तो उस समय से हमें ये पता चलता है कि उस समय जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती थी तो उसके साथ साथ वे घोड़े और उसके जानवर और बर्तनों को भी दफना दिया करते थे। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या हड़प्पा के शहरों में लोहों का प्रयोग होता था। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो लोहे का प्रयोग नहीं करना जानती थी। ऑलराइट, हमने पढ़ा ही था कि उसमें ताम्र, कांस्य, इस तरह सोने चांदी, इस तरीके के हमें आभूषण और चीज़ों के अवशेष मिले हैं, परंतु लोहे का एक भी अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। ऑलराइट, तो महापाषाण कब्रों से मिले हुए लोहे के समान, ये देखिए आप ये अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बाएं ओर में घोड़े के लिए समान और नीचे बाईं ओर में कुल्हाड़ी और नीचे एक कतार, ये आप देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली कई चीज़ों में मरे हुए व्यक्ति को ही रही होगी। कभी कभी इस कब्र की तुलना में दूसरी कब्रों से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ऑलराइट, तो मानचित्र 2 यानी कि पृष्ठ 14 ब्रह्मगिरी को खोजो। तो चलो ब्रह्मगिरी को देखते हैं मानचित्र 2 पर। अब देखिए इसमें हम अपनी ब्रह्मगिरी देखते हैं। तो ब्रह्मगिरी यानी कि महापाषाणिक पूरा स्थल। तो ये देखिए ब्रह्मगिरी। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ब्रह्मगिरी में आखिर क्या मिला था, किस चीज़ के अवशेष मिले। तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो 33 सोने के मनके, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मगिरी में कितने सोने के मनके मिले हैं। तो ये अक्सर पूछा तो नहीं जाता, परंतु पूछ सकते हैं। तो 33 सोने के मनके पाए गए थे और शंख मिला था। ऑलराइट, तो दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाते हैं। तो कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, तो कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। ऑलराइट, तो इससे हमें पता चलता है यानी कि कब्रों से हमें भी एक आइडिया मिलता है कि जिसकी कब्रों में सबसे ज़्यादा मतलब गहने और सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके के बर्तन मिलते हैं, तो वो यानी कि एक अमीर परिवार और शाही खानदान से वो रहता होगा। और जिसमें मतलब कुछ मिट्टी के ही बर्तन और कुछ साधारण से ही वस्तुएं मिलती होगी, तो यानी कि वो गरीब परिवार से रहा करता होगा। तो इस तरीके से भी कब्रों के बारे में मतलब असमानताएं देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों यानी कि मेगालोथिक सेज में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको मैंने ये कब्र दिखाई थी, तो इसमें इसी तरीके से एक
एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर एक ही साथ मतलब कई लोगों को दफनाया जाता था, जिसके लिए पोर्ट होल आप देख ही सकते हैं, यानी कि इसमें आने जाने का रास्ता, यानी कि एक ही कब्रों को जो है वो कई बार यूज़ किया करते थे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल में रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों के चिन्ह के काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों के दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, तो इनाम गांव में, तो हमने अपने पढ़ाई था तो मानचित्र 2 में, जैसे कि आप ऊपर देख ही सकते हैं, तो मानचित्र 2 में इनाम गांव की जो थी यहाँ पर ये भीमा सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, तो 3600 से 2700 साल पहले हम इसको बीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने बताया था कि हमने अपने 2000 को बिंदु माना हुआ है। तो इसमें जब हम इसमें माइनस करेंगे तो लगभग 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व पहले जो है यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा था। ऑलराइट, तो यहाँ घर के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर के लिए एक अनाज की गोदामी भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं क्या बताती हैं हमें कंकाल के अध्ययन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। तो छोटे आकार के आधार पर बच्चों के कंकाल को आसानी से पहचाना जाता था, लेकिन एक बच्चे और बच्चे की कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं था। क्या हमें पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? ऑलराइट, तो कभी कभी लोग जो थे वो कंकाल के साथ मिले स्थानों और आधार पर उसका अंदाज़ा लगा लिया करते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार इसे महिलाओं का कंकाल माना जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं और अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ऑलराइट, तो कंकाल के लिंग पहचानने के लिए बेहतर तरीका ये था कि हस्तियों की जात, यानी कि हड्डियों की जो जात थी वो चूँकि महिलाओं बच्चे जन्म देती है, तो इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ऑलराइट, तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम प्रसिद्ध वेद हुए थे। ऑलराइट, जिसे हम चरक संहिता, यानी कि इनकी सबसे फेमस बुक है तो चरक संहिता। तो चरक संहिता जो है उस समय का सबसे जो बेस्ट वेद माना जाता था। ऑलराइट, तो लगभग 2000 साल पहले, यानी कि 2000 साल पहले उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हस्ती यानी कि हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर की रचना के विज्ञान में 206 हस्ती यानी कि काफ़ी अधिक थी। तो वर्तमान में जैसे कि हमको पता ही है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, और चरक संहिता के हिसाब से उस समय 360 हड्डियों का वर्णन मिलता है, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा थी। तो संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हस्तियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो चरक ऐसा भी संभव हो सकता है कि उसमें दांतों की संख्या और कार्टिलेज यानी कि जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उनकी संख्याओं को जोड़कर ये संख्याओं का जो है वो अनुमान दिया हो। ऑलराइट, तो इनाम गांव के लोगों के जो काम धंधे थे अब ये देखते हैं। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटिन के निशान से भी यह अंदाजा है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी व कुत्ता, घोड़े, गधा, सुअर और सांबर, चितकबरा, हिरण व कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल व कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला व जामुन, खजूर, कई तरह के रसबेरियाँ एकत्र की जाती थी। तो ऑलराइट, तो अब देख सकते हैं कि उस समय में कितने मतलब जानवर थे, लोग उन जानवरों के बारे में जान चुके थे, और कितने सारे जो फल थे उन फलों के बारे में भी लोग जो है वो उस समय का जान चुका था। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो अन्यत्र एटलस में चिन्ह के देखो लगभग 3500 साल पहले, तो लगभग यानी कि 1500 ईसा पूर्व। ऑलराइट, लेखन कला में सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डी पर लिखा गया था। इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों को कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्यवाणी बताती थी। तो राजाएं, जो उस समय के राजा होते थे, तो वो लिपिकारों से इन हड्डियों पर कुछ सवाल लिखते थे। ऑलराइट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जानवर की हड्डी है, इस पर कुछ सवाल लिखे गए हैं।
देखते हैं कि किस तरीके के वो सवाल जो है वो उस समय में हड्डियों पर लिखा करते थे। तो क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, या फिर हड्डियों में आग, उन फिर हड्डियों को लिख करके आग में डाल दिया जाता था। तो इसमें गर्मी में जो यानी जब हड्डियों को गर्मी में यानी कि आग में डाला जाता था तो वे चटक कर दरारें उनमें पड़ जाती थी। तो भविष्य जो वक्ता थे यानी कि उस समय के जो भविष्यवाणी उनको देखकर किया करती थी, तो उन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश किया करते थे। जैसे शायद तुम सोच रहे होगे कि भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। तो उस समय में जो लोग थे तो वो हड्डियों को देख करके भविष्यवाणी करते थे, परंतु उसमें भी वो गलतियां कर देते थे कई बार। तो ये राजा इस शहर में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत जो है वो इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वह लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो उस समय में हमें ये भी जानने को प्राप्त मिलता है कि उस समय के जो लोग थे वो लोहे का जो इस्तेमाल है वो करना नहीं जानते थे। ऑलराइट, तो देखिए अब हमारे जो उपयोगी शब्द थे, तो वेद के बारे में हमने आज पढ़ा। तो वेद जो है वो हमारे 4 होते हैं। तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है हमारा ऋग्वेद है, फिर हमारा सबसे प्राचीनतम वेद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसे अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। फिर प्रार्थनाएं, जो हमने प्रार्थनाओं के बारे में भी देखा। भाषा किस तरीके से मतलब भाषा भारत और यूरोपीय देशों में किस तरीके से भाषाएं बोली जाती है। रथ के बारे में हमने देखा, जो उस समय में युद्धों में इस्तेमाल किया जाता था। तो यज्ञ के अनुष्ठान भी हमने देखे। राजा दास, महापाषाण, कब्रों व कंकालों और लोहे के बारे में भी हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो वेदों की जो रचना है वो लगभग 3500 साल पहले यानी कि 1500 से लेकर 600 BC पूर्व लिखी गई थी। ऑलराइट, तो महापाषाणों के निर्माण की जो शुरुआत थी वो लगभग 3000 साल पहले की गई थी। तो इनाम गांवों में कृषकों का जो निवास था वो 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। और चरक लगभग यानी कि 2000 साल पहले जो चरक संहिता थी वो हमारी लिखी गई थी। ऑलराइट, तो चरक आपको पता ही है कि चरक जो थे जिन्होंने मतलब 360 हड्डियों का वो दिया था। ऑलराइट, और चरक सबसे प्राचीनतम जो है उस समय के वेद थे। तो देखिए, तो सुमेल करके देखते हैं। तो सूक्त किसे कहते हैं? तो अच्छी तरीके से बोला गया उसे हम सूक्त कहते हैं। ऑलराइट, तो हमारे ऋग्वेद में कितने सूक्त थे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऋग्वेद में मैं आपको बता देता हूँ, तो 1028 सूक्त थे। ऑलराइट, रथ किसे कहते हैं? रथ यानी कि युद्ध में प्रयोग किया जाता था। ऑलराइट, दास यानी कि गुलाम, महापाषाण यानी कि मेगालिथिक्स यानी कि सजाए गए पत्थर, यानी कि महा यानी कि बड़े और पाषाण अर्थात पत्थर, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को जब सजाया जाता था उसे महापाषाण कहते थे। यज्ञ यानी कि अनुष्ठान। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ऑलराइट, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। ऑलराइट, और जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग वहाँ पर हमारी पहली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, टेक केयर।